Hello dear friends. So today we are going to start discussion of objective second segment of work energy power HC Verma first part. In this particular segment जैसा बच्चों हमको मालूम है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, सो वी विल हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस. ओके, तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि h हाइट की एक बिल्डिंग है, उससे एक भारी पत्थर को हमने फेंका है इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो स्पीड, फर्स्ट ऑप्शन मस्ट डिपेंड on the speed of projection, must be larger than the speed of projection, must be independent of the speed of projection and may be smaller than the speed of projection. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो सॉल्यूशन जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन है. उसमें भी h हाइट से हमने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका था, तो स्पीड को कैलकुलेट करने की बात हुई थी कि ग्राउंड से टकराते हुए मैक्सिमम स्पीड कौन से केस में होगी, जब हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे या जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे या जब वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकेंगे. कुछ उसी तरह का क्वेश्चन था, मतलब वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एंड दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ सेम पैटर्न. तो इसमें क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बच्चों? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर हम कोई h हाइट की बिल्डिंग से किसी पत्थर को किसी डायरेक्शन में फेंके, हॉरिजॉन्टली फेंके, एक पर्टिकुलर एंगल पर फेंके, वर्टिकली अपवर्ड फेंके, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंके, तो इन सारे अलग अलग केसेस में ग्राउंड से हिट करते टाइम में जो उसकी स्पीड है उससे रिलेटेड हमको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंकते हैं तो ग्राउंड से हिट करते टाइम में स्पीड कितनी आती है? यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट. अब तो हमने इतना काम कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है, ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए. तो अब तो कुछ रिजल्ट्स तो हमारे टिप्स पर वैसे भी होने चाहिए कि अगर हम h हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंकेंगे तो ग्राउंड से हिट करते टाइम में उसकी स्पीड रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगी, और यू स्पीड से अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो भी ग्राउंड से हिट करते टाइम में उसकी स्पीड यही आएगी. वर्टिकली डाउनवर्ड अगर यू से फेंकेंगे तो भी उसकी स्पीड यही आएगी. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको यू स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में फेंकूँ तो ग्राउंड को हिट करते टाइम में जो उसकी स्पीड होगी दैट विल बी रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh. अब ये जो हिटिंग स्पीड है ये यू से कम है या ज़्यादा है? यू से ज़्यादा है. और यू पर डिपेंड है या नहीं है? अगर हम यू की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ग्राउंड से हिट करते टाइम की बेटा ये जो स्पीड है ये भी चेंज हो जाएगी क्योंकि यू पर डिपेंड है. तो हमको ये देखना है कौन कौन से ऑप्शन सही है. मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन. Second option is must be larger than the speed of projection. Speed of projection is u and the speed at the time of hitting the ground is root u square plus 2gh. So that is larger than the speed of projection. This is also correct. Must be independent of the speed of projection. This is incorrect. May be smaller than the speed of projection. This is also incorrect. हमेशा जिस स्पीड से फेंका उससे ज़्यादा स्पीड से वो टकराएगी. किसी भी डायरेक्शन में फेंको सारे केसेस में ग्राउंड से टकराते हुए स्पीड सेम आएगी अगर हमने सभी केसेस में सेम स्पीड से उसको फेंका है. तो जिस स्पीड से फेंका है उस पर डिपेंड करेगी और हमेशा उस स्पीड से ज़्यादा होगी. ओके, नाउ लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 2. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से थोड़ा सा इनको देखना है, केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर होंगे अपन को. The total work done on a particle is equal to change in its kinetic energy. What is the name of this statement that the total work done on a particle is equals to change in its kinetic energy? That is our work energy theorem, and this is applicable in all the situations. Yes, it is applicable. So always, yes, this is correct. Only if the forces acting on it are conservative. No. Only if gravitation force alone acts on it? No. Only if elastic force alone
एक्स ऑन इट, नो। वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या कहते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स is equals to change in the kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial. So it include the total work done, so it include all the forces acting on the particle or the system. So total work done is equals to change in the kinetic energy. This is the basic statement of work energy theorem. So this is always applicable. Okay, let's move on to the question number 3. Let's import question number 3. What is question number 3? A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity of the particle. तो पहले बच्चों यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करो कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर पार्टिकल की वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो ये कौन से मोशन की कंडीशन है? मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसा होता है, या पैराबोलिक मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है, या सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, और सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। अब इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से रीड आउट करो, इनको थोड़ा सा ध्यान से सोचो, तो आपको पता लगेगा कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स रहे और वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बनता है। काइनेमेटिक्स का जो वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ यूट्यूब पर, उसमें आप देखेंगे तो कहीं कोई क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर और कौन सा सेगमेंट है वो मेरे को याद नहीं है, बट उसमें इस पॉइंट पर हमारा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट इज mv²/r, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्वियसली, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ऑल द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पर उसका जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, एंड द स्पीड इज कांस्टेंट, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन कंप्लीटली. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant. No, direction of velocity is continuously changing. Incorrect. Its acceleration is constant. Acceleration is constant in magnitude only, that is v²/r or ω²r, but the direction is continuously changing, so this is also incorrect. Its kinetic energy is constant. This is correct. It moves in a circular path. Yes, this is correct. तो ये जो सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इसको नोट कर लेना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. इंपोर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. Consider two observers moving with respect to each other at a speed v along a straight line. Okay, पहले इस स्टेटमेंट को समझें हम कि दो ऑब्जर्वर है, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो उनकी स्पीड है वो v है. इट मीन्स these observers are inertial or non-inertial frame. These are inertial frame. They observe a block of mass m moving a distance L on a rough surface. Rough means friction is there. The following quantities will be same as observed by the two observers. तो दोनों ऑब्जर्वर कौन सी क्वांटिटीज, चार ऑप्शंस हमको दिए हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो दोनों ऑब्जर्वर सेम ऑब्जर्व करेंगे. पहली बात, दोनों ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम है. सो इनर्शियल फ्रेम की अगर बात की जाए तो जितना एक्सीलरेशन एक ऑब्जर्वर को एक्सपीरियंस होगा उतना ही एक्सीलरेशन दूसरे को भी एक्सपीरियंस होगा. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t, क्या दोनों के लिए ब्लॉक की t टाइम पर काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी? काइनेटिक एनर्जी सेम आने का मतलब क्या है कि हाफ mv² विल बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स. इसका मतलब दोनों के लिए t टाइम पर ब्लॉक की स्पीड सेम होनी चाहिए. क्या ज़रूरी है? मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी टाइम पर ब्लॉक की स्पीड v1 है
तो सेकंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दैट मे बी v2, सो दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी सेम, तो हम कहेंगे ये तो इनकरेक्ट है सर। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम दोनों के लिए सेम नहीं कह रहे तो वर्क डन वाली बात आ जाती है, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन। तो जब काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो क्या वर्क डन भी दोनों के अकॉर्डिंग सेम होगा? ये भी इनकरेक्ट होना चाहिए। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक इनकरेक्ट होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक के रेस्पेक्ट में जितना एक्सेलरेशन है उतना ही दूसरे के रेस्पेक्ट में, एंड द रीजन बीइंग इनर्शियल। मतलब ये कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो इनर्शियल फ्रेम, ये छोटी छोटी सी चीजें अगर नोट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 5. What is question number 5? You lift a suitcase from the floor and keep it on a table. फ्लोर से हमने एक सूटकेस उठा करके टेबल के ऊपर रखा। The work done by you, तो हमने जो वर्क किया ऑन द सूटकेस, सूटकेस पर हमने जो वर्क किया डज नॉट डिपेंड ऑन, वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शंस देखते हैं। द पाथ टेकन बाय द सूटकेस, यस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। द रीजन बीइंग the force acting on the suitcase is conservative force, that is force of gravity, which is conservative force, and in case of conservative force the work done does not depend on the path. ये ऑप्शन करेक्ट है। the time taken by you in doing so, मैं उस सूटकेस को उठा करके 2 सेकंड में टेबल पर रखूं या उठा कर उसको 5 सेकंड में टेबल पर रखूं, दोनों केसेस में डिफरेंस किस चीज में आएगा? There will be a difference in the power. Power is defined as rate of work done. तो 1 सेकंड में मैंने कितना वर्क किया, दोनों केस में टाइम अलग अलग होगा तो पावर अलग अलग होगी, बट द वर्क डन विल बी सेम। सो इस पर डिपेंड डज नॉट डिपेंड, हाँ इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, द वेट ऑफ द सूटकेस, सूटकेस के वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा वेट ही तो mg होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जिसमें mg आएगा, तो ये इनकरेक्ट है सर। योर वेट हमारे वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, यस हमारे वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हमको वो ऑप्शंस लेने हैं जिन पर वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए बी डी ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? इंपोर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। No work is done by a force on an object if the force is always perpendicular to its velocity, the force is always perpendicular to its acceleration, the object is stationary but the point of application of the force moves on the object moves in such a way that the point of application of the force remains fixed. Okay, ये जो सी और डी ऑप्शन है ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पहले वर्क डन से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूला हम कहते हैं ना एफ एस कोस थीटा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में वो एक्सप्रेशन है क्या। हमने कहा कि हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट आया, एंगल थीटा है, सो द वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। क्लियर? अब रियलिटी में बेटा क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सही कॉन्सेप्ट पर अगर बात करें तो ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट किसका लेते हैं हम? ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में उस पॉइंट का होता है जिस पॉइंट पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया उसका ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये हम एक रिजिड बॉडी मान करके चलते हैं, तो रिजिड बॉडी मान करके चलते हैं तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना इसका होगा, 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 सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ये रियल में उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है हमने जिस पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई किया है। बट रिजिड बॉडी के केस में हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजिड बॉडी। सो जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा में S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि हम जो बॉडी कंसीडर करते हैं वो रिजिड बॉडी होती है, बट एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको चारों ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें वर्क डन विल बी जीरो। नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई वर्क डन नहीं होगा। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। यू कैन अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
उसमें फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एट व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, दैट विल बी जीरो, क्योंकि P इक्वल्स टू या तो हम F डॉट V से देखें या फिर हम W इक्वल्स टू F डॉट S से देखें। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, सो द वर्क डन विल बी जीरो। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होने पर वर्क डन जीरो आएगा ये जरूरी नहीं है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि उसी से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मिलेगा, ये इनकरेक्ट है। अब बाकी दो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने फोर्स यहां लगाया, फिर मैंने फोर्स यहां लगा दिया, फिर मैंने यहां फोर्स लगा दिया, फिर मैंने यहां फोर्स लगा दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में चेंज कर रहा हूं, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का? नहीं हो रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो इसमें भी वर्क डन जीरो होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो फिक्स रहता है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? जीरो। तो इन दैट केस द वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो, सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी, डी और ए, ये तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखना इसका कि एफ एस कॉस थीटा में जो एस है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, हम इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a light string of length L, the other end of which is fixed. Initially the string is kept horizontal and the particle is given an upward velocity v. The particle is just able to complete a circle. What is the situation? कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है, अभी इसको हॉरिजॉन्टली रखा, ये जो हमारा एंड है इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड है। यहाँ पर हमने एम मास का एक पार्टिकल बांध दिया और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी दे दी है v। तब ये कैसे घूमेगा बच्चों? ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है? द पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल, मतलब हमने यहाँ पर इसको जो वेलोसिटी दी है वो इतनी मिनिमम सफिशिएंट है कि वो सर्कल कंप्लीट कर सके। तो याद करो v कितना होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन √3gl। सो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर फिर स्पीड कितनी आएगी? v इक्वल्स टू √gl, और लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी आएगी? v इक्वल्स टू √5gl। तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा बेटा? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन विल बी जीरो। टेंशन जीरो होने का मतलब स्ट्रिंग टाइट रहेगी या स्लैकिंग कंडीशन आ जाएगी, मतलब लूज हो जाएगी, वो स्लैकिंग कंडीशन आ जाएगी। t ग्रेटर देन जीरो होने पर ही तो वो स्ट्रेच रहेगी या टाइट रहेगी। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं एक बार। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, यस, क्योंकि टेंशन जीरो हो गया। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, नो, हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो √gl आएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इन द इनिशियल पोजीशन वाज हाफ mv²। इनिशियल पोजीशन मतलब ये इनिशियल पोजीशन है जहां से हमने उसको वेलोसिटी दी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। बट क्या वो जरूरी है कि इक्वल्स टू mgl हो? mgl एक्चुअल में कहना क्या चाहता है? ये बात करना चाहता है पोटेंशियल एनर्जी की। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी mgl है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पर डिपेंड करेगी ना। अगर हमने इसको डेटम लिया है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgl सही है, लेकिन अगर हमने इसको रेफरेंस लिया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। कहने का मतलब क्या है कि इस इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² कहना सही है, बट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgl हो और हाफ mv² mgl के इक्वल है, ये जरूरी नहीं है। तो हाफ mv² तो सही है बट इक्वल्स टू mgl कहना सही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन कहता है द पार्टिकल अगेन पासेस थ्रू द इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल दोबारा इनिशियल पोजीशन से पास होगा, यस, वो घूम कर वापस आएगा। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए और डी ये दो ऑप्शन सही है, ठीक है। सिंपल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन का पूरा केस अगर हमको याद है तो बस उसी से रिलेटेड ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इंपोर्ट कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज विद टाइम। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि हमारे पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस?
कि पार्टिकल की स्पीड कब बढ़ेगी, जब हमको पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वही तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो हमारा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमको उस डायरेक्शन में एक फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट चाहिए जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ सके। अब हम ऑप्शन पढ़ें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। अब ये जो मस्ट और मे वर्ड है इनकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं। वो कहता है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के हमेशा पैरेलल होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। और हम क्या कह रहे हैं कि या तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो या फिर फोर्स का एक कंपोनेंट हो जो वेलोसिटी के पैरेलल हो। तो मस्ट वाली बात तो नहीं है, फिर तो मैं इसको इनकरेक्ट कहूंगा। बी ऑप्शन कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। यस, हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा पर, एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री विच मे बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। मस्ट तो नहीं है ना, तो अगर 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो हमको फोर्स का एक कंपोनेंट मोशन के डायरेक्शन में मिल जाएगा, एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर मिल जाएगा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये एक्सीलरेशन दे देगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। अगर हमारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जरूरी है कि उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये जरूरी नहीं है। हाइट इंक्रीज होते हुए भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है अगर हम मोशन के डायरेक्शन में ऊपर कोई फोर्स लगा दें तो ये इनकरेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। यस, लीनियर मोमेंटम क्या है, P इक्वल्स टू mv। तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सिंपल प्रॉब्लम है, तो बी और डी दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को इंपोर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 9। One end of a light spring of a spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface। ये smooth horizontal surface, ये wall, और यहाँ पर हमने ऐसे स्ट्रिंग को बांध दिया और यहाँ पर ये एक ब्लॉक जिसका मास है m, इसका कांस्टेंट हो गया k। टाइड टू अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें नहीं पता लेफ्ट में या राइट में, मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले इस चीज को समझ लो बेटा एक बार, फिर हम ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स पॉजिटिव है। तो हमको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव। कब होगा पॉजिटिव, कि जब स्प्रिंग फोर्स के एक्स और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, द पॉसिबल केसेस आर, अब पॉसिबल केसेस को पढ़ते हैं। द स्प्रिंग वॉज इनिशियली कॉम्प्रेस्ड, एक बार केस को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि स्प्रिंग इनिशियली कॉम्प्रेस थी ऐसे बाई अ डिस्टेंस एक्स एंड वॉज फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ उसकी यहाँ है, तो वो फाइनली अपनी नेचुरल लेंथ में ऐसे पहुंच गई, ये x, तो इधर से इधर जा रहा है। तो अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो किधर लगेगा, वो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा क्योंकि कंप्रेशन का केस है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन पॉजिटिव, ये सही है। इट वॉज इनिशियली स्ट्रेच्ड बाई अ डिस्टेंस x एंड फाइनली वॉज इन इट्स नेचुरल लेंथ। अब ये सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से बनेगी, ध्यान से देखो। स्ट्रेच्ड कंडीशन में हो, ये नॉर्मल कंडीशन से स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, अब इधर की तरफ मूव कर रही है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर आ रहा है, के एक्स, वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये भी सही है। इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन ए, ये इनकरेक्ट हो गया भाई। कंप्रेस से नेचुरल में आए या एक्सटेंडेड से या स्ट्रेच्ड से नेचुरल में आए तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव। सी और डी ऑप्शन जो है वो उल्टा कह रहे हैं, तो सी इनकरेक्ट हो गया। डी क्या कह रहा है, इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन अ स्ट्रेच कंडीशन, इसमें भी वर्क डन नेगेटिव आएगा। सी और डी में जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग आएगा वो नेगेटिव आएगा, ए और बी में वर्क डन पॉजिटिव आएगा।
तो हमको हाफ के एक्सिस का पॉजिटिव दिया है, तो ए और बी दो ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपोर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। A block of mass m is hanging over a smooth and light pulley through a light string. Okay. ये एक पुली, इस पर से ये स्ट्रिंग पास हो रही है, यहां पर m मास का अपन ने एक ब्लॉक लटका दिया। The other end of the string is pulled by a constant force F. The kinetic energy of the block increases by 20 joule इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से इंक्रीज हो गई। फोर्सेस की अगर हम कहानी देखें तो ब्लॉक के लिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ये जो फोर्स है ये लाइट स्प्रिंग है, तो हर जगह पर टेंशन कितना आएगा, फोर्स के इक्वल ये आ गया टेंशन। तो सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे F इज T। अब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। तो हमको इक्वेशन क्या कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, और वी कैन से F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जरूरत हो तो F माइनस mg अपॉन m। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल इंक्रीज हो गई 1 सेकंड में। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg। क्या टेंशन mg के इक्वल है, T माइनस mg इक्वल्स टू m है, तो टेंशन mg के इक्वल नहीं है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F, यस टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F, सही बात है, ये सही है। द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल इन द अबव 1 सेकेंड। 20 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो हम तो लिखेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज 20 जूल। और टोटल वर्क डन में कौन कौन से शामिल है, वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू 20 जूल। अब मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय टेंशन 20 है क्या, सो वर्क डन बाय द टेंशन इज नॉट 20, वर्क डन बाय द टेंशन इज नॉट 20, टोटल वर्क डन 20 है, ये इनकरेक्ट। और डी ऑप्शन कहता है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज माइनस 20 जूल इन द अबव। अगर मान ले हम कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव और mg माइनस 20 है, तो हम बोलेंगे wt माइनस 20 इक्वल्स टू 20, सो वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल्स टू 40 जूल। चलो जी, हमने एक बार के लिए मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि F मस्ट बी इक्वल्स टू 2mg। आप बहुत अच्छी तरह चेक कर लेना, इसी कंडीशन में ऐसा आएगा, और ये जरूरी नहीं है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर हो गई बात। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इनके वीडियो सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस कर ली सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, पोस्ट कीजिएगा अपनी क्वेरीज को, और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एससी वर्मा को सॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स से भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ फिर अपन जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।